हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज का जो मेरी वीडियो है ये है सीपीआर का, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे आज असेसमेंट फॉर सीपीआर। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया था कि इंडिकेशंस ऑफ सीपीआर की अगर किसी को ड्रग ओवरडोज होगी, एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर इंजरी होगी तभी हमने सीपीआर देना है। तो ठीक है, तब देना है सीपीआर। पर ऐसा नहीं है कि कई बार पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया पर वो कॉन्शियस होता है, वो ठीक होता है, तो ऐसे नहीं है कि किसी का भी एक्सीडेंट हुआ तो हमने सभी को सीपीआर देना है। तो सीपीआर देने की भी कुछ असेसमेंट है, कुछ पॉइंट है किस कंडीशंस में हमने सीपीआर देना है, क्योंकि कई बार पेशेंट की बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ होता है पर वो ठीक होता है, उसकी सांस ठीक चल रही होती है, उसकी पल्स होती है, पर जो सीपीआर की कंडीशंस है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसमें भी कुछ है पॉइंट्स जिस कंडीशंस में हमने सीपीआर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो ध्यान से सुनना। सबसे पहले है एपनिया। एपनिया का मतलब आ गया बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ब्रेथ। एब्सेंस ऑफ ब्रेथ कि पेशेंट को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही, मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रेथ, मतलब पेशेंट को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। फिर आ गया एब्सेंस ऑफ पल्स, मतलब पेशेंट की नो पल्स, पेशेंट की पल्स ही नहीं है। फिर आगे डायलेटेड पुपिल, तो इसकी जो इमेज है वो आपको शो हो रही है कि जिसमें पेशेंट के जो पुपिल हैं वो डायलेट हो गए, मतलब वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर रही या डायलेट नहीं कर रही। जब हम आईज में लाइट डालते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम हमारी जो आईज के पुपिल होते हैं वो लाइट जब उस पे हम लगाते हैं तो वो क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, डायलेट करते हैं, पर इस कंडीशन में वो डायलेट रह जाते हैं, तो उस कंडीशन। फिर आ गया पेशेंट अनकॉन्शियस, मतलब हम उसे बुला रहे हैं उसके नाम से बट नो रिस्पॉन्स, मतलब वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसका नाम भी हम बुला रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। साइनोसिस, साइनोसिस में आ गया कि पेशेंट का जो लेवल है वो, मतलब पेशेंट का लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, मतलब उसका जो पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल है बॉडी में कम हो रहा है। फिर आ गया फिट्स, फिट्स का मीन्स आ गया सीजर्स, मतलब किसी पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं अगर, तो उसके वो दौरे पड़ने से क्या होता है, कई बार पेशेंट की हार्ट पे इफेक्ट होता है तो हार्ट वर्क नहीं करता। तो असेसमेंट में क्या आ गया कि अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, अगर किसी की ड्रग ओवरडोज होगी, जहां कोई और कंडीशन होगी, जरूरी नहीं है कि पेशेंट को सभी कंडीशंस में हमने सीपीआर देना स्टार्ट कर देना है। नहीं, अगर सीपीआर देना है तो उसमें ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए: एपनिया, एब्सेंस ऑफ पल्स, डायलेटेड पुपिल, अनकॉन्शियसनेस, साइनोसिस एंड फिट्स। तो नेक्स्ट है, हम स्टार्ट करते हैं अडल्ट स्टेप्स ऑफ सीपीआर। आज का मतलब जो मेरी ये वीडियो वो शॉर्ट होगी, पार्ट बाय पार्ट होगी, तो आपको इजीली समझ आएगी वीडियो। तो आज का जो है वो है BLS, मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। एक होता है ACLS, जो मैंने लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें मैंने डिफरेंस बताया है ACLS और BLS में। आज का जो स्टेप है ये मैं बात करूंगी BLS के रिगार्डिंग। मतलब फिर से रिपीट करती हूँ, BLS का मतलब आ गया कि जिसमें अभी तक मेडिसिन टीम, जो मेडिकल टीम है, हॉस्पिटल की टीम, वो नहीं पहुंची पेशेंट के पास जिसका सीपीआर चल रहा है। तो ACLS में क्या होता है, पेशेंट को हॉस्पिटल की जो मेडिकल केयर है वो मिलती है, मेडिसिन मिलती है उसकी कंडीशन को, उसकी जान को सरवाइव करवाने के लिए, उसको उसकी जान को बचाने के लिए, उसके हार्ट को बचाने के लिए। पर BLS में हमने जो भी करना है बस जो हाथ से सीपीआर है वो ही करते हैं हम, चेस्ट कंप्रेशन, पर इसमें कोई मेडिकल टीम, नो मेडिसिन। तो फर्स्ट इसके स्टेप है, इसको ध्यान से सुनना। मैंने आज सिर्फ BLS जो सीपीआर है वो अडल्ट का है, और जो है
BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें अभी तक मेडिकल टीम नहीं पहुंची। तो सबसे पहले अगर हमें किसी पेशेंट पे डाउट है कि हाँ इसको CPR देने की जरूरत है, तो सबसे पहले उसकी सिन सेफ्टी, मतलब वो सेफ होना चाहिए हमारे लिए भी और पेशेंट के लिए। पेशेंट अगर जैसे क्या हुआ कि पेशेंट अचानक से गिर गया, तो ऐसे नहीं है कि वो पानी में गिरा है तो वहां पे बहुत सारी मतलब रोड पे गिरा है, तो ऐसे नहीं हमने रोड को ब्लॉक कर देना, रोड पे स्टार्ट हो जाना। नहीं, पेशेंट को पहले अच्छी अच्छी जगह पे लेके आओ, उसको बिल्कुल जो उसका एनवायरनमेंट हो वो सेफ हो, आपके लिए उसके लिए भी। क्योंकि ट्रैफिक अगर हो रही है रोड पे तो वो आपके लिए भी नुकसान है, पेशेंट के लिए भी, क्योंकि काफी रश पड़ जाएगा। तो सबसे पहले पेशेंट की, अगर वो जैसे सपोज करो कि फॉर एग्जांपल वो पानी में गिर गया, तो पानी से थोड़ा उसको साफ सुथरी जगह पे लेके आओ, उसको साइड पे लेके आओ। तो फिर उसको जो साफ जो जगह है वो आपके लिए भी सेफ हो, और जो उसके लिए फेम और फ्लैट। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो CPR जब हम देते हैं तो प्लेस कैसी होनी चाहिए, फेम है फ्लैट, मतलब जो प्लेस है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, पेशेंट की पोजीशन फ्लैट हो। ऐसा नहीं उसके सिर के नीचे कुछ पड़ा हो, उसकी बैक के नीचे कुछ पड़ा, नहीं, बिल्कुल पेशेंट फ्लैट होना चाहिए। और सबसे पहले जो उसकी पेशेंट की सेफ्टी हो और खुद की भी आपकी सेल्फ सेफ्टी हो, और उसको सेफ जगह पे लेके आए, तो वो फ्लैट है। तो फिर क्या करना है, आपने पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है। क्या पता मतलब वो बिल्कुल वैसे ही उसको थोड़ा BP लो हो गया हो, चक्कर आ गया हो, घबराहट होगी तो वैसे ही गिर गया। तो हमने उसका कॉन्शियस लेवल कैसे चेक करना है, उसके नेम से हमने उसका जो भी नाम है वो पुकारना है। जैसे पेशेंट का नाम है वरुण, तो हमने उसको पूछना है वरुण जी, वरुण जी, उसको थपथपाना है, आप ठीक हो। तो अगर आपको लगा कि वो नहीं कुछ रिस्पॉन्स कर रहा, तो आपने उसकी पल्स चेक करनी है, कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स पिक्चर में शो हो रही है, गले के पास होती है हमारे। ये सिर्फ 5 to 10 सेकंड के लिए आपने चेक करनी है, ऐसे नहीं एक एक 2 मिनट तक उसको चेक करते रहना, नहीं, 5 to 10 सेकंड्स के लिए आपने सिर्फ उसकी पल्स चेक करनी है। तो उसको ऐसे नहीं है कि क्या पता वो वैसे ही उसका BP लो हो गया, जहां वो उसको वैसे ही चक्कर आ गया, घबराहट हो गई, तो क्या पता उसकी पल्स हो, तो आप बस ऐसे स्टार्ट हो गए CPR करना, नहीं। तो CPR कब करना है, उसका कॉन्शियस लेवल आपको पता चला वो नहीं आपकी बात, आपका आंसर दे रहा, आपका मतलब आप उसका नाम पुकार रहे हो, तो अगर उसका नहीं नाम पता तो वैसे थपथपा के पूछ लो जोर से कि आप ठीक हो अंकल आंटी, जो भी हैं भाई बहन। तो अगर वो नहीं रिस्पॉन्स दे रहा तो आपने उसकी पल्स चेक करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर उसकी पल्स एब्सेंस है, मतलब जो उसकी पल्स है वो एब्सेंट है, तो आपने क्या करना है, इमीडिएटली आपने कॉल फॉर हेल्प। मतलब आपने जो पास में लोग होंगे, जहां पर आपके कोई फ्रेंड है, आपको उनको बोलना है कि आप इमरजेंसी के लिए कॉल कर दीजिए, कोई हॉस्पिटल की टीम है जल्दी जल्दी वहां पे। तो आपने क्या है, विदाउट टाइम वेस्ट किया आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट कर देने हैं। अगर उसकी पल्स नहीं है तभी चेस्ट कॉम्प्रेशंस देने, क्या पता वो वैसे ऐसे तब नहीं देना जब पेशेंट वैसे ही गिरा हो पर उसकी सांस चल रही है, पल्स चल रही है, तो वो उसको वैसे एंग्जाइटी हो गई थी। तो जब मेनली कब आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट करने, जब उसकी पल्स एब्सेंट हो, तो फिर आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट कर देने हैं। तो आपका जो साथ जो भी आपका कोई फ्रेंड है, जहाँ वहां पे कोई भी पब्लिक हो, जहाँ आप हॉस्पिटल में हो, तो आपने उनको बोलना है कि आप कॉल कर दो इमरजेंसी के लिए, क्योंकि आपको मेडिकल टीम चाहिए। तो अल्टरनेट करके पर्सन है जो CPR स्टार्ट करेंगे चेस्ट कॉम्प्रेशंस। तो जो आपके चेस्ट कॉम्प्रेशन जब तक मेडिकल टीम नहीं आती, आपने 30 to 45 मिनट्स इवन 1 आवर तक भी जो सारा CPR का प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो आपने क्या है, इसमें 2 पॉइंट्स है, अगर आपको आपको पल्स नहीं मिल रही, तो आपने चेस्ट कॉम्प्रेशंस स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। तो अगर आपकी जो पल्स है वो प्रेजेंट है,
तो आपने चेस्ट कॉम्प्रेशंस नहीं करने, क्योंकि वो सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, तो सिंपल आपने हॉस्पिटल उनको भेज देना है। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूं, अगर पेशेंट की नो पल्स मतलब पेशेंट की पल्स नहीं है, तो आपने क्या करना है, चेस्ट कॉम्प्रेशंस स्टार्ट, आपने इमीडिएटली विदाउट टाइम वेस्ट किए चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट कर देने। पर अगर उसकी जो पल्स है, प्रेजेंट पल्स, उसकी पल्स है और जो ब्रीथ है वो एब्सेंट है, तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है। मतलब आपने उसको हॉस्पिटल में जब वो जाएगा पेशेंट, उसको ऑब्जर्वेशन होगी, तो ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट की जाएगी। तो सीपीआर आपने किस कंडीशन में देना है, जब पल्स नहीं होगी, मतलब नो पल्स और चेस्ट कॉम्प्रेशन आपने स्टार्ट कर देने हैं। ये भी एक बार एग्जाम था, मैंने काफी जो एग्जाम के रिलेटेड बुक्स हैं वो रीड करती हूँ, वहां पे 2 क्वेश्चंस मैंने आज नोट किए थे। एक था कि पेशेंट को कैसी पोजीशन होनी चाहिए, फेम एंड फ्लैट होनी चाहिए, और कब चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट करने हैं आपने, तो जब नो पल्स होगी, पल्स नहीं है आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट कर देने हैं। तो अगर वो उसकी जो पल्स है वो प्रेजेंट है, ब्रीथ नहीं ले रहा, तो फिर सिंपल उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। वो हॉस्पिटल में टीम जो भी आपने पेशेंट को सेंड कर दिया, जहां आप हॉस्पिटल में ही सीपीआर दे रहे हो, तो आपने सिंपल उसको ऑक्सीजन स्टार्ट कर देनी है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। आज का मेरा पार्ट था पार्ट 2, तो मैं ऐसी शॉर्ट में वीडियोस डालूंगी जो आपको इजीली समझ आए। आज का था जो बीएलएस था, जिसमें पेशेंट को कोई भी मेडिकल टीम नहीं आई, कोई मेडिसिन नहीं दी, जो आपका फर्स्ट सारा प्रोसीजर था, जो फर्स्ट आपने स्टेप लिया पेशेंट को सरवाइव करने के लिए, तो वो था बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट। जहां आप कई बार आप ट्रेंड स्टाफ हो तो आप इसको रोड पे भी दे सकते हो, किसी पेशेंट को इमरजेंसी आ गई, वो रोड पे गिर गया पब्लिक प्लेस पे, या फिर आप जैसे जो वार्ड होते हैं, जैसे आईसीयू वगैरह होते हैं, वहां पे तो हर वक्त इमरजेंसी एरिया होता है, आईसीयू एरिया होते हैं, वहां पे हर वक्त मेडिकल टीम होती है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह एनास्थीसिया के। तो जैसे वार्ड वगैरह हो गए, जनरल वार्ड हो गया, ओपीडीज होगी, वहां पे आपने अगर आप देखते किसी पेशेंट को, आपने और जल्दी से जल्दी आपने बेसिक लाइफ सपोर्ट पेशेंट का स्टार्ट कर देने, क्योंकि तब तक जब तक वो मेडिकल टीम आ नहीं जाती, तो जब तक मेडिकल टीम नहीं आती, वो सारा स्टेप हो गया बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसमें आपने सिर्फ मैनुअली बाय हैंड पेशेंट को सरवाइव किया। थैंक यू टू ऑल, आई एम डॉक्टर हरजस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और आगे फॉरवर्ड करना। थैंक यू।